नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रेमचंद युगीन सभी कहानीकारों और उनकी कहानियों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रेमचंद युग, और अगर हम प्रेमचंद युग की बात करें तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इनका नवाब राय था और इनके पिताजी का नाम था अजायब राय। ठीक है ना। बात करें नवाब राय की, प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती थी। आपने क्या देखा? मूल नाम नवाब राय। ठीक है। प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन और अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में छपती थी। तो देखिए, दिमाग में रख लीजिएगा कि नवाब राय इसके दुनिया में और हुब इसके हुब है ना, जमाना दुनिया इसके ये था, और 1908 दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो सोजे वतन 1908 में, जो कि जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित होता था। तो देखिए, बात करें हम लोग नवाब साहब है ना, सोते कब थे? बोले 8 बजे तक सोते थे। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सोजे वतन 8, सोचे वजन 8। तो नवाब राय से क्या लिखे थे इन्होंने? सोजे वतन लिखा था, 1908 में लिखा था, और जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। अब सोजे वतन के में कुल 5 संग्रह हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है इसके दुनिया व हुब्बे वतन, जिसमें सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की बात कही गई है। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा शेख मखमूर, और पांचवा है सिलिए मातम, यानी शोक का पुरस्कार। अब इन सबको कैसे समेटा जाए, तो एक क्लू बना लीजिएगा। सोजे वतन की बात करें 5 है। तो देखिए, वतन की बात करते हैं तो वतन में क्या है? दुनिया है ना। तो दुनिया में क्या होता है? बोले इश्क होगा। फिर क्या होगा? रतन होगा, रतन वतन। और क्या है? मखमूर, और जब कोई व्यक्ति मखमूर हो जाएगा तो शोक के मातम भी होगा, इसलिए मातम भी होगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि वतन है ना, वतन के लिए क्या होगा भाई। देखिए, कोई वतन के लिए इश्क करेगा, कोई क्या करेगा? वतन को सबसे अनमोल रतन मानेगा। कोई क्या कहेगा? यह मेरा वतन है, ऐसा भी कहेगा। और कोई क्या करेगा? उसमें बिल्कुल शेख मखमूर हो जाएगा, और शेख मखमूर होकर क्या हो जाएगा? सिलिए मातम, यानी कि क्या करेगा? अपने वतन के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, तो सिलिए मातम होगा। और सब क्या करेंगे? बोले सभी जो है नवाब राय द्वारा लिखे गए कहानी है और कहानी के संग्रह है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। बात करें सोजे वतन की, तो इसके प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगा करके उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था, यानी कि सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, जिसका प्रकाशन 1908 में हुआ था, इसमें 5 प्रकार की कहानियों का संग्रह था। इनकी 5 कहानी संग्रह उसमें थे, है ना। तो अब उस पर क्या लगा दिया गया? सिटिशन का आरोप लगा करके अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर लिया, है ना। और ये है क्या? सोजे वतन बता रहे हैं कि उर्दू कहानियों का संग्रह है। अब प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी जो थी वो थी बड़े घर की बेटी, 1910 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रेम के नाम से, बोले प्रेम के नाम से बड़े घर की बेटी, 10 बेटी रहती थी, बड़े घर की बेटी, है ना। प्रेम के नाम से बड़े घर की पहली बार 10 में दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि बड़े घर की बेटी पहली कहानी थी, 1910 में इन्होंने लिखा था और प्रेमचंद जी के नाम से लिखा था। आगे बात करें प्रेमचंद की प्रथम कहानी साउथ, 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई थी। साउथ क्या है? साउथ कहानी प्रेम की, है ना। हिंदी भाषा और देवनागरी में 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब कुछ आलोचक प्रेमचंद के जो पंच परमेश्वर 1916 में को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कफन को मानते हैं। तो वही कह रहे हैं, अन्य आलोचक कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर जो कि 1916 में लिखी गई है पहली कहानी है, और अंतिम कहानी कफन है। तो देखिए, अंतिम में कफन मिलता भी है, और पंच परमेश्वर से शुरुआत होती है व्यक्ति जब आता है। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा, छोरा कोई छोरा है, लड़का है, तो पंच परमेश्वर, और अंतिम में कफन। बस दिमाग में रख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद के ऐसा लोगों का विश्वास है कि पहली उनकी जो कहानी है पंच परमेश्वर है,
और अंतिम कहानी जो है उनकी कफन है। अब प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह है, उनको हम लोग देखेंगे। पहला है सप्त सरोज 1917 में, नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918 में, प्रेम पच्चीसी 1923 में, प्रेम प्रसून 1924 में, प्रेम द्वादशी 1926 में, प्रेम प्रतिमा 1926 में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में, प्रेम चतुर्थी 1929 में, प्रेम कुंज 1930 में, सप्तसुमन 1930 में और कफन 1936 में। कैसे याद करें? तो देखिए सब में प्रेम प्रेम लगा है, ढेर सारी रचनाओं में प्रेम प्रेम, तो आपका क्लियर हो गया कि जिनमें भी प्रेम प्रेम लगा हुआ है ज़्यादातर इनकी रचनाएं हैं। और 3 ऐसी रचनाएं हैं जिनमें संख्या है सप्त सरोज और नवनिधि और सप्तसुमन और एक कफन। तो देखिए सबको कैसे रखा जाए कि सन के साथ याद हो जाए। तो देखिए सप्त सरोज, सप्त माने 7 सरोज को क्या करो एक साथ रखो और नवनिधि को एक साथ रखो। तो सप्त सरोज और नवनिधि को एक साथ रखो, एक साथ से हो गया 1 7 17 है ना। तो सप्त सरोज को एक साथ और नवनिधि को एक साथ रखो। अब प्रेम पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या करती है? एक ठे है ना। प्रेम पूर्णिमा प्रेम पूर्णिमा एक ठे। या आप कह सकते हो कि पूर्णिमा कितने की? बोले 18 की है ना। अब पच्चीसी कितने? बोले 25 तो 2-3 लोग होते हैं, 2-3 लोग है कहते हैं, बोले 25 के हैं, 25 हैं। और प्रेम प्रसून, तो प्रेम प्रसून, प्रेम में प्रसून कौन लोग देंगे? बोले 2-4 लोग ऐसे हैं जो प्रेम में प्रसून देते हैं, फूल देते हैं, है ना। तो प्रेम प्रसून 2-4। और द्वादशी बोले 26 द्वादशी। और प्रेम प्रतिमा की बात करें तो प्रेम प्रतिमा 26 है, तो द्वादशी 26 और प्रेम प्रतिमा 26 है। और प्रेम में प्रतिज्ञा करेंगे तो दोनों करेंगे, दोनों 29 है ना। और प्रेम चतुर्थी की बात आएगी तो वो भी दोनों होंगे, प्रेम चतुर्थी दोनों होंगे। और प्रेम कुंज की बात करें तो प्रेम कुंज कितने बताए? 30 प्रेम कुंज हैं, 30 प्रेम कुंज हैं। और सप्तसुमन कितने हैं? बोले 30 सप्तसुमन हैं। और कफन के लिए क्या होता है? उल्टे सीधे 36 यत्न होते हैं, 36 कोशिश करके व्यक्ति क्या करता है? कफन की व्यवस्था करता है। तो कफन 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके कफन की व्यवस्था व्यक्ति करता है। अब कुछ बात ऐसी है कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भाग में प्रकाशित है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, 300 कहानी मानसरोवर में, मानसरोवर कितने भाग? 8 भाग। अब प्रेमचंद ने खुद लिखा है कि उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कैसा? बताया कि उत्तम कहानी वही है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। अब प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं और उनको हम लोग कालक्रम के अनुसार याद करने का प्रयास करेंगे, जिनमें पहली कहानी की बात करें, नमक का दरोगा 1913 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरी न्याय 1917 में, दुर्गा का मंदिर 1917 में, बूढ़ी काकी 1920 में, शांति 1921 में, सवा शेर गेहूँ 1924 में, शतरंज खिलाड़ी 1924 में, मुक्ति मार्ग 1924 में, मुक्ति धन 1924 में, सौभाग्य के कोड़े 1924 में, दो सखियाँ 1928 में, अलगोज्झा 1929 में, पूस की रात 1930 में, समर यात्रा 1930 में, पत्नी से पति 1930 में, सदगति 1930 में, और दो बैलों की कथा 1931 में, होली का उपहार 1931 में, ठाकुर का कुआं की बात करें तो 1932 में, ईदगाह 1933 में, नशा 1934 में, बड़े भाई 34 और कफन 1936 में लिखी गई इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब इन सबको ट्रिक में कैसे बैठाया जाए? तो देखिए प्रेम से रख लीजिएगा, प्रेमचंद का क्या है सब लोग जानते हैं, नमक का दरोगा। बस सन को बैठाइए। नमक का दरोगा क्या कहता है? 13 नमक खाया है, कहते हैं ना 13 नमक खाया है। और कोई व्यक्ति किसी का नमक खाया होता तो जान रहे हैं उसको अदा करता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा 13 नमक खाया है। तो 13 से हो गया 1913 और नमक से हो गया नमक का दरोगा। तो दरोगा ने क्या किया? बोले 13 नमक खाया है, 13 नमक खाया है। देखे होंगे ना, तमाम लोग होते हैं घूस ले देते हैं और सारी बातें ले लेते हैं। तो आप कह सकते हैं दरोगा ने 13 नमक खाया है। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना है किसी राजनीतिक गतिविधियों से इसका लेन देन है। बस किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है। आगे देखेंगे सज्जनता का दंड की बात करें तो 16 को हम हमेशा कहते हैं सोरा है ना। सोरा क्या है? सज्जनता है। सोरा को सज्जनता का दंड दीजिए, सोरा कोई है। ये आप कह सकते हैं सज्जनता के लिए कितने दंड बताए? 16 दंड, ठीक है ना। दोनों में से जो आपको चाहे सोरा आ जाए चाहे 16 आ जाए, जो भी आ जाए। और ईश्वरी न्याय की बात करें तो ईश्वरी न्याय एक साथ देता है। ईश्वर की न्याय जब आती है ना तो अपना जो न्याय देगा वो बिल्कुल एक साथ देगा। और दुर्गा के मंदिर में एक साथ जाते हैं हम लोग,
पूरे परिवार के सभी लोग दुर्गा मंदिर में जाएं तो एक साथ जाएं, है ना। बूढ़ी काकी की बात करें, बा से बूढ़ी और बा से 20, बूढ़ी काकी बोले 20 वर्ष से, बूढ़ी काकी 20 वर्ष से, तो बा से बूढ़ी बा से 20, ठीक है ना। अब शांति 2 1, शांति 2 1, 1 शांति 2 1, शांति 2 1, तो हो जाएगा शांति 2 1 से हो जाएगा 2 1 यानी कि 21। सवा शेर गेहूँ की बात करें तो सवा शेर गेहूँ 2-4 लोगों को दिया गया, 2-4 लोगों को, है ना। सतन खिलाड़ी बोले 2-4 लोग हैं, तो 2-4 से हो गया 24 और सवा शेर से हो गया 2-4 से हो गया 24। मुक्ति मार्ग की बात करें तो मुक्ति मार्ग 2-4 लोग खोज पाते हैं, 2-4 लोग मुक्ति मार्ग खोज पाते हैं। मुक्त धन की बात करें तो मुक्त धन की भी खोज कितने लोग बोले 2-4 लोग खोज पाते हैं। और सौभाग्य के कोड़े 2-4 लोग खाते हैं, यानी कि सौभाग्य 2-4 लोगों का ही काम देती है, बाकी सबको काम नहीं देती है। 2 सखियाँ बोले 28 वर्ष से साथ साथ रह रही हैं, 28 वर्ष से साथ साथ रहे हैं, कौन बोले 2 सखियाँ, कहाँ, है ना। 29 में अलगू ओझा के पास जाती हैं दोनों, वही दोनों सखियाँ दोनों कहाँ जाती हैं, अलगू ओझा के पास जाती हैं, नहीं कि अलगू ओझा के पास जाती हैं। कब जाती हैं, पूस की रात में जाती हैं, है ना। कितना बोले 30 किलोमीटर यात्रा करती हैं, पति से क्या करती है 30 प्रकार की सदगति को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए ये सब 30 की हैं, पूस की रात 30, समर यात्रा 30 और पति से पत्नी, पत्नी से पति 30 और सदगति। तो वही कह लीजिए कि अलगू ओझा के पास दोनों कौन, यही 2 सखियाँ जो 28 की थी, पूस की रात में 30 किलोमीटर यात्रा करके 30 से पतियों की सदगति के लिए जाती हैं, ठीक है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। और वहाँ पे क्या देखती हैं कि 2 बैलों की 31 कथा सुनती हैं और फिर होली के 31 उपहार को देखती हैं। तो 2 बैलों के 31 से हो जाएगा 2 बैलों की कथा 1931 में, और होली के 31 उपहार का मतलब हो जाएगा होली का उपहार 1931 में लिखा गया। वहाँ पर ठाकुर के 32 कुआं देखते हैं, यानी कि 32 में ठाकुर का कुआं लिखा गया। और क्या देखते हैं कि ईदगाह में 33 3 ईदगाह देखे होंगे ना, ईदगाह में क्या होता है, व्यक्ति एकदम बिल्कुल तन मन धन तीनों से, तन मन धन से लगा रहता है व्यक्ति ईदगाह में जाकर। और ये भी कह सकते हैं सुबह दोपहर का शाम, तो सुबह दोपहर शाम की बात करें तो ये भी जो है 3 वक्त लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नशा की बात करें तो कौन व्यक्ति नशा व्यक्ति बिल्कुल, है ना, 3-4 लोग बिल्कुल नशे में हैं, 3-4 लोग या 34 लोग नशे में है ना। और बड़े भैया भी कितने बड़े भाई साहब, 3-4 भाई हमारे यहाँ बड़े हैं, या कह सकते हैं बड़े भाई साहब क्या हो गए 34 वर्ष के हो गए। और कफन की बात करते हैं तो 36 प्रकार का यत्न करके, दिमाग लगा कर, कोशिश करके कफन की व्यवस्था करते हैं। कोई व्यक्ति कितना गरीब निर्धन कैसा भी ना हो, लेकिन 36 यत्न करके उसके लिए कफन की व्यवस्था की जाती है। आगे हम लोग बात करें चंद्र शर्मा गुलेरी जी, तो इनके द्वारा लिखी गई कुल 3 बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जिन्हें पहली है सुखमय जीवन 1911 में, दूसरा है बुद्धू का कांटा 1914 में, और तीसरा है उसने कहा 1915 में। तो देखिए गुलेरी, क्या बात है, सुखमय जीवन, गुलेरी ने सुखमय जीवन बोले 1 यानी कि 11 वर्ष का जिया। गुलेरी का जो सुखमय जीवन बोले 11 वर्ष। आगे बता रहे हैं कि बुद्धू का कांटा 1914 में। तो देखिए गुलेरी जी बता रहे हैं कि बुद्धू ने अपना जीवन क्या करे, बोले 14 वर्ष काटा, बुद्धू ने काटा। तो बुद्धू का कांटा दिमाग में रख लीजिएगा, बुद्धू ने कितना बोले 14 वर्ष किसी तरह से काटा। तो कांटा से हो गया बुद्धू का कांटा, और 14 से हो गया 1914 में लिखा गया, और 15 तो चंद्र गुलेरी शर्मा बता रहे हैं कि उसने मुझसे 15 बार कहा। क्या कहा? 15 बार। कोई बात ऐसी रही होगी जिसको उसने क्या बताया, बोले 15 बार बताया, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और उसने कहा सरस्वती पत्रिका में छपती थी, और सुखमय जीवन की बात करें तो भारत मित्र में छपता था। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा कि गुलेरी ने सुखमय 11 वर्ष काटा, बुद्धू ने 14 वर्ष किसी तरह से काटा, और उसने 15 बार बताया। कोई बात ऐसी रही होगी जिस बात को उसने 15 बार कहा। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इन सभी कहानी को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए बता रहे हैं कि उसने कहा था, प्रथम विश्व की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उसने कहा कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसने कहा कहानी के बारे में ढेर सारी बातें की रही हैं कि क्या स्वर्गीय झांक रहा, निर्लज्जा की बात कह रही है, सुकुमारता की बात कह रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी कहानी से संबंधित या उपन्यास से संबंधित या नाटक से संबंधित कुछ
जो कथन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको भी दिमाग में रखिएगा। बाई दफ़ा अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो गलती होने की संभावना थोड़ा सा ना रहे। उसने कहा था कहानी की बात करें, गुलेरी जी की लिखी गई है। और फ्लैशबैक जिसे हम लोग कहते हैं पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। पूर्व दीप्ति का मतलब होता है कोई कहानी पहले से हो, उस कहानी को बताया जाए, बीते हुए समय में, अतीत समय में जाकर के बताया जाए, तो उसी को कहते हैं पूर्व दीप्ति यानी कि फ्लैशबैक। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो प्रथम कहानी 1911 में लिखा गया है, ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो देखिए ग्राम, प्रसाद जी क्या बता रहे हैं, गांव, गांव में, ग्राम में कौन, बोले 11, 11 गांव, गाँव से गांव, गाँव से 11, 11 गांव, 11 गांव। या आप कह सकते हैं गांव में क्या करते हैं, एक एक करके लोग रहते हैं, है ना। तो 11 गांव और 11 को आप दिमाग में रख लीजिएगा, एक एक लोग रहते हैं गाँव में, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे देखें, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ कुछ अग्रलिखित हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है छाया 1912 में, दूसरा प्रतिध्वनि 1926 में, तीसरा आकाशदीप 1928 में, चौथा आधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए छाया दोबारा चाहिए, दोबारा 12 हो गया, छाया दोबारा, छाया दोबारा। ध्वनि बोले 26 ध्वनि, किसी को ध्वनि दीजिए, कितनी बार, बोले 26 बार ध्वनि दिया, 26 बार पुकारा। आकाश में दीप बोले 28 आकाश में दीप है, दीप 28, कितने बोले, दीप 28। आधी बोले 31 आधी, 31 आधी। और जाल बोले 36 जाल। इंद्रजाल कितने, बोले 36 जाल। और 36 जाल में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो 36 जाल। इंद्रजाल कितने, बोले 36। तो इन ट्रिक की सहायता से आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। आगे कुछ चर्चित कहानी है जिनमें पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। तो इन सबको थोड़ा सा एक क्लू बना के रख लीजिएगा कि प्रसाद की, पत्थर की पुकार प्रसाद करते हैं, उस पार के योगी से बोले प्रसाद जी मिलते हैं, चंदा प्रसाद से आके खुद मिलती है, देवदासी और ममता खंडहर में प्रसाद जिसको अपनी लिप दिखाती हैं, और घीसू चूड़ी वाली के साथ बिसाती और सालवती को लेकर के कहाँ प्रसाद जी के पास पहुँचता है, मधुआ नूरी लेकर के पहुँचता है, तो प्रसाद जी उसको पुरस्कार देते हैं। और जो गुंडा होता है उसको छोटा जादूगर मिल जाता है जो कि प्रसाद जी के पास वहाँ पे पहुँचाया जाता है। इन सभी ट्रिक की सहायता से आप प्रसाद जी की सभी कहानियों को आसानी से याद कर सकते हैं। क्या कि पत्थर की पुकार प्रसाद जी, उस पार के योगी से प्रसाद जी मिलते हैं, चंदा प्रसाद जी से मिलती है, देवदासी ममता खंडहर में अपनी लिप दिखाती हैं, घीसू चूड़ी वाली बिसाती और सालवती के साथ मधुआ को लेकर प्रसाद जी के पास पहुंचता है, तो मधुआ नूरी लेकर प्रसाद जी के पास जाता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, और गुंडा जो है छोटा जादूगर के साथ प्रसाद जी के पास पहुंचता है। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। बात करें छाया, तो प्रसाद की पहली कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, तो छाया वही दोबारा वाली है ना। तो प्रसाद जी का पहला संग्रह है और हिंदी का प्रथम संग्रह भी इसी को माना जाता है। प्रसाद जी की अंतिम कहानी की बात करें तो सालवती है, ठीक है ना, अंतिम सालवती, अंतिम सालवती। और वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिनमें पहला है शरणागत 1950 में और कलाकार का दंड 1950 में। तो आप कह लीजिए कि वृंदावन की शरण में आए हुए कलाकार को 50 दंड से मुक्ति मिल गई थी। देखिए वृंदावन में कोई क्या है, शरणागत आ गया, कलाकार आ गया, तो उसको 50 दंड देने की प्रावधान किया गया था, लेकिन उसका दंड क्या हो गया, क्षमा कर दिया गया। तो शरणागत 50 और कलाकार का दंड भी 50 वृंदावन लाल वर्मा की कहानी संग्रह है। अब वृंदावन लाल वर्मा जी की बात करें तो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक इनको माना जाता है ना, ऐतिहासिक कहानियों का परंपरा का जनक है, तो ऐतिहासिक कहानी की परंपरा का जनक। राजका रमण जी की बात करें तो प्रथम कहानी संग्रह कानों में कंगना 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होता था। कल आपने देखा था ना कि राधिका क्या करती है ना, तो राधिका तेरे कानों में कंगना क्या कर रहा, बिल्कुल बिजली गिरा रहा है, तो यही कानों में कंगना तेरा तेरा इंदु में छपता था। कुछ प्रमुख कहानी है जिसमें है कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 में, सावनी समा 1938 में। तो देखिए क्या होता है कि राधिका क्या करती है, बोले कुसुमांजलि, कुसुम को अंजलि में लेकर के क्या करता है, गांधी की टोपी और सावनी को दे देती है। तो कुसुम और गांधी की टोपी, कुसुमांजलि कुसुम और
गांधी की टोपी सावनी को देती है। कौन? बोले राधिका। राधिका क्या करती है? कुसुमांजलि और गांधी की टोपी सावनी को दे देती है। तो कुसुम से हो गया कुसुमांजलि, गांधी की टोपी से हो जाएगा गांधी टोपी, और सावनी को देती है, सो जाएगा सावनी। समा इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानी संग्रह। राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात करें तो इनकी जो कहानी है बिजली, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। जैसा कि नाम बिजली है और कहानी भी बिजली बड़ी महत्वपूर्ण है। अगले जो कहानीकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी, 1914 में से ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था, और इनकी प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार से हैं। पहला है रजकड़, दूसरा है अछत, तीसरा है बाहर भीतर, चौथा है दुखवा, मैं कासो कहूँ मोरी मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, और सिंहगढ़ की विजय। कैसे याद करेंगे? तो दिमाग में रखिए, यहाँ से हम लोग करेंगे चतुर। अब चतुर व्यक्ति क्या करता है? रजकड़ को भी क्या समझता है? सोना बना देता है। रज माने धूल का कण, तो चतुर व्यक्ति क्या करेगा? अगर रजकड़ पा जाएगा तो उससे भी सोना बना देगा। अछत होता, आछत, आछत, आधन छत, यानी कि चतुर व्यक्ति का कभी छत माने नुकसान नहीं होता है। चतुर व्यक्ति क्या करेगा? कभी बाहर भीतर नहीं करता है। और मैं दुखवा मैं कासो कहूँ मेरी सजनी, तो जो चतुर व्यक्ति है अपना दुख किसी से नहीं कहता है। और जब सारा शहर सोया हुआ होता है तो चतुर व्यक्ति क्या होता है? जगता है। धरती और आसमान को एक कर देता है सफलता के लिए, है ना, कामयाबी के लिए। कौन? चतुर व्यक्ति। और कहानी खत्म हो गई। चतुर व्यक्ति की कहानी जब खत्म हो जाती है तो वहाँ से चला जाता है, वहाँ पे बैठता नहीं है। स्त्रियों के ओज को, ओज माने क्रोध, गुस्सा, वीर को भी चतुर व्यक्ति पहचान लेता है। सिंहगढ़ पर विजय कौन कर सकता है? बोले जो चतुर व्यक्ति होगा वही सिंहगढ़ पर विजय कर लेगा। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है? रजकड़ से स्वर्ण अछत होता है, बाहर भीतर नहीं करता है, और अपना दुख किसी से नहीं कहता चतुर व्यक्ति। जब सारा शहर सोया होता है तो चतुर व्यक्ति जगता है। धरती आसमान अपने लक्ष्य के लिए एक कर देता है, और कहानी खत्म होने के बाद वहाँ नहीं रहता है, चतुर व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, और स्त्रियों के योज को पहचान लेता है। और सिंहगढ़ पर विजय अगर कोई कर सकता है तो चतुर व्यक्ति ही सिंहगढ़ पर विजय कर सकता है। आगे देखिए, चतुरसेन शास्त्री की कुछ चर्चित कहानियाँ हैं, जिनमें अम्रपाली, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बाबरचिन, हल्दी घाटी में, और अगला है बाणबधू। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो चतुर व्यक्ति है क्या है? वो अम्रपालिक होता है, प्रबुद्ध होता है, भिक्षु राज को भी क्या करता है? अपने यहाँ बुलाता है, बाबरचिन से उसका अच्छा व्यवहार रहेगा, और हल्दी घाटी में अपना जौहर ढंग से दिखाएगा, और बाणबधू से भी मिलता है। तो दिमाग पर रख लीजिएगा, चतुर व्यक्ति अम्रपालिक होता है, प्रबुद्ध होता है, भिक्षुराज के पास जाता है, बाबरचिनी से, है ना, प्रेम से बोलता है, हल्दी घाटी में अपना जौहर दिखाता है, और बाणबधू से मिलता है। कौन? चतुर व्यक्ति। अब आगे देखिए, चतुरसेन की जो कृति है दुखों में कासे कहूँ मोर सजनी, कहानी बंगला कथाकार जिनका नाम है हरि साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलसमा बेगम का रूपांतर माना जाता है। आगे देखिए, प्रेमचंद युग के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी कहानियाँ इस प्रकार से हैं, जिनमें पहले कहानीकार हैं विशंभर नाथ शर्मा, गल्प मंदिर 1919 में, चित्रशाला भाग 1 1924 में, चित्रशाला भाग 2 1929 में, कल्लोल 1933 में, और प्रेम प्रतिमा मणिमाला इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। तो देखिए, विशंभर शर्मा क्या कह रहे हैं? इनके पास गल्प मंदिर है, और गल्प मंदिर में क्या है? 2 चित्रशाला है, चित्रशाला 1, चित्रशाला 2। और उसमें क्या करते हैं? कुछ लोग कल्लोल करते हैं, कहाँ? प्रेम प्रतिमा के पास, और मणि की माला पहनाते हैं। तो बस बता दीजिएगा, विशंभर नाथ शर्मा की जो गल्प मंदिर है, विशंभर नाथ का गल्प मंदिर है, उसमें 2 चित्रशालाएँ हैं, उसमें लोग आके कल्लोल करते हैं, और प्रेम से प्रतिमा पर क्या करते हैं? मणि की माला पहनाते हैं। बस इस ट्रिक को 2-3 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले जो कहानीकार हैं राय कृष्णदास जी, और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है अनाख्या 1929 में, सुधांशु 1929 में, और आँखों की था तथा अन्य कहानी 1941 में। देखिए, जो राय कृष्ण हैं वो क्या करते हैं? अनाख्या बातें, दोनों बातें अनाख्या जान जाते हैं, सुधांशु को दोनों बातें बताते हैं, और आँखों की था बोले 41 मिनट में ही आँखों की था जान लेते हैं। कौन? राय कृष्ण। अनाख्या, दोनों अनाख्या जान जाते हैं, सुधांशु को दोनों जानते हैं, और आँखें की था को भी 41 मिनट में पहचान लेते हैं। अगले कहानीकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी, शतमी के बच्चे 1935, और बोलबो से गंगा 1944 में। कैसे याद करेंगे? तो दिमाग में रख लीजिएगा, राहुल क्या करते हैं? सतमी के बच्चे को लेकर बोलबो से कहाँ? गंगा जाते हैं। कौन? राहुल क्या करते हैं? सतमी के बच्चे को लेकर के बोलबो से गंगा जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा।
अगले कहानीकार हैं शिवपूजन सहाय, महिला का महत्व 1922 में और कनॉट प्लेस 1928 में। तो शिवपूजन सहाय क्या करते हैं, महिला के महत्व को कनॉट प्लेस में बताते हैं। कहाँ बताते हैं, बोले कहानी के प्लेट में बताते हैं, कहानी के प्लाट में बताते हैं। तो महिला महत्व की जो कहानी है उसको प्लाट पर बताते हैं। कौन बताते हैं, बोले शिवपूजन सहाय बताते हैं। अब अगले कहानीकार हैं पुदुमलाल पुन्नालाल, इनके द्वारा लिखी गई कहानी है अंजलि, झलमला 1934 में और कनक रेखा 1961 में। तो देखिए पुदुमलाल क्या कह रहे हैं, पुदुमलाल कह रहे हैं कि अंजलि झलमला गई। कब झलमला गई, जब कनक रेखा क्या की, कनक रेखा ने 61 क्या दिखाया, 61 रेखा दिखाई। तो कौन, बोले अंजलि झलमला गई। कब, जब कनक ने 61 रेखा उसको दिखाया। तो अंजलि से हो जाएगा अंजलि, झलमला से हो गया झलमला 1934 में और कनक रेखा 1961 में। तो पदुमलाल क्या बता रहे हैं कि अंजलि जो है झलमला गई, किससे, कनक से। कब, जब उसने 61 रेखा दिखाया। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा। अगले कहानीकार हैं बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें सुदर्शन नाम से जाना जाता है। पहली कहानी इनकी है सुप्रभात 1923 में, परिवर्तन 1926 में, सुदर्शन सुधा 1926 में, तीर्थ यात्रा 1927 में, सुदर्शन सुमन 1933 में, पनघट 1939 में, नगीना 1947 में और झरोखा 1939 में। अब इस सबको कैसे याद किया जाए, तो ट्रिक बना लीजिए। सुदर्शन माने अच्छा दर्शन किसका होता है, बोले सुप्रभात, अगर प्रभात को देखिए सुदर्शन होता है। परिवर्तन बड़ा सुदर्शन होता है। सुदर्शन सुधा नाम में ही लगा हुआ है, तो सुदर्शन सुधा भी सुदर्शन होगी। तीर्थ यात्रा बड़ी सुदर्शन होती है। और सुदर्शन सुमन, देखिए यहाँ पर भी सुदर्शन लगा हुआ है, सुदर्शन सुमन सुदर्शन का है। पनघट भी सुदर्शन होता है, पनघट को देखेंगे बड़ा सुंदर होता है, सुदर्शन होता है। नगीना, अगर अंगूठी का नगीना बड़ा सुदर्शन होता है, सुंदर दर्शन वाला होता है। और झरोखे बड़े सुदर्शन होते हैं। इसको आप भी जान रहे हैं कि प्रभात सुदर्शन होगा, परिवर्तन सुदर्शन होगा, और सुदर्शन सुधा लिखा है तो सुदर्शन नाम भी है, सुदर्शन सुधा हो जाएगा। और सुदर्शन सुमन भी नाम है। तीर्थ यात्रा सुदर्शन होती है, पनघट सुदर्शन होता है, नगीना सुदर्शन होता है और झरोखा सुदर्शन होता है। बस इनके सभी कहानी संग्रह में आप क्या सुदर्शन जोड़ दीजिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठा रहेगा। बात करें अगले कहानीकार की, तो चंडी प्रसाद हृदय हैं, जिन्होंने नंदन निकुंज 1923 में और बनमाला 1924 में कहानी लिखी है। तो कर लीजिएगा, हृदय कहाँ, बोले हृदय नंदन में क्या करता है और वन में खुश रहता है। तो नंदन में और वन में, बनमाला में, नंदन में बनमाला में कौन, बोले हृदय खुश रहता है। तो चंडी प्रसाद हृदय, नंदन निकुंज और बनमाला, बस इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। अगले कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, मधुपर्क 1929 में, दीपमालिका 1930 में, पुष्पकर्ण 1936 में, हिलोर 1938 में, खाली बोतल और मेरे सपने, ज्वार भाटा 1940 में, कला के दृश्य 1942 में, उपहार 1942 में, अंगारे 1944 में, उतार चढ़ाव 1950 में। कैसे याद करेंगे, देखिए भगवती की बात करें तो भगवती क्या है, मधुपर्क है, दीपमालिका है, पुष्पकारणी है, हिलोर लेने वाले भगवती हैं, खाली बोतल भी भगवती भर देते हैं, मेरे सपने में भगवती आते हैं, ज्वार भाटा में भगवती रक्षा करते हैं, कला की दृष्टि भगवती के पास है, उपहार भगवती देंगे, अंगारे से रक्षा भगवती करेंगे और उतार चढ़ाव में सहायता भगवती करेंगे। बस भगवती को जोड़ लीजिएगा, आसानी से आपका ये बन जाएगा। अगले कहानीकार हैं विनोद शंकर व्यास और इनके द्वारा लिखी गई कहानी है नव पल्लव 1928 में, तुलिका 1928 में, भूली बात 1929 में, मणिदीप 1945 में, नक्षत्रलोक 1950 में और 80 कहानियाँ 1960 में। कैसे याद करेंगे, देखिए विनोद बता रहे हैं कि नव पल्लव ले लीजिए, तुलिका ले लीजिए, इससे भूली बात आपको याद आ जाएगी। और इसको क्या करिए, मणिदीप और नक्षत्रलोक के पास रख दीजिए, यानी कि मणिदीप को और नक्षत्रलोक को लोक की तरफ रख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, 80 कहानी आपको जो भूल गई है वो भी याद हो जाएगी। तो विनोद नव पल्लव और तुलिका लेकर के भूली बात याद करते हैं, मणिकादीप नक्षत्रलोक की तरफ रख देते हैं, इससे अच्छी कहानी उनको याद हो जाती है। 80 कहानी जो भूल गए तो भी याद हो जाती है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कहानीकार की बात करें तो जनार्दन प्रसाद झा यानी कि द्विज जी हैं। ये पहली कहानी है किसले 1929 में, मालिका 1930 में, मृदु दल की बात करें 1932 में और मधुमई 1937 में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो जनार्दन होता है बिल्कुल बड़ा किसलय होते हैं, एकदम मालिका होते हैं, मृदुदल होते हैं और मधुमई होते हैं। इन्हीं की क्या है, बिल्कुल किसलय मालिका। तो किसलय मालिका मृदु होती है और मधुमई होती है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले कहानीकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पहली कहानी है चॉकलेट 1924 में, शैतान मंडली 1924 में, चिनगारी 1925 में,
इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927 में, निर्लज्जा 1929 में, दो जग की आग 1929 में, क्रांतिकारी कहानी 1939 में, उग्र का हास 1939 में, गल्पांजलि रेशमी 1942 में, पंजाब की महारानी 1943 में, जब सारा आलम सोता है 1951 में। कैसे याद करें? तो देखिए उग्र, उग्र माने क्रोधित हो जाते हैं। कौन? जब चॉकलेट देखते हैं तब बच्चे उग्र हो जाएंगे। शैतान की मंडली देख करके व्यक्ति उग्र हो जाता है। चिंगारी देख करके हम लोग उग्र हो जाते हैं। और इंद्रधनुष कोई बिगाड़ दे बनाए हो तो भी ये लोग उग्र हो जाते हैं। घोड़े की कहानी उल्टी सीधी सुनाएंगे तो उग्र हो जाएंगे। और बलात्कार की खबर देख करके हम लोग क्या हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं। बात करें निर्लज, कोई व्यक्ति निर्लज्जा है उसको देखेंगे तो उग्र हो जाएंगे। दो जग की आग कोई लगी हो तो उसको देख करके हम लोग क्या हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं। और क्रांतिकारी की कहानियाँ सुन करके पढ़ करके हम लोग उग्र हो जाते हैं। और बोले तारा, उग्रहास, उग्रहास कोई अगर हंस दे तो भी लोग उग्र हो जाते हैं। गल्पांजलि, गल्प की अंजलि कोई बताए तो भी हम लोग उग्र हो जाएंगे। रेशमी कोई चीज़ हो उसको कोई फाड़ दे, नुकसान कर दे तो उग्र हो जाएंगे। और पंजाब की महारानी अगर उनको कोई उल्टा पलटा कह देगा तो हम लोग उग्र हो जाएंगे। और जब सारा आलम सोता रहता है, पूरे घर के लोग सोए रहते हैं, आप अकेले जग रहे होंगे तो आप भी उग्र हो जाएंगे। देखते होंगे घर का जो मुखिया होता है ना, जब सब लोग सोए रहते हैं तो उग्र हो जाते हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। चॉकलेट देख कर उग्र हो गए, शैतान मंडली देख करके उग्र हो जाते हैं, चिंगारी देख करके, धनुष देख कोई मिटा दे, घोड़े की उल्टी पल्टी कहानी सुनाएगा तो, बलात्कार की घटना कहानी पढ़ करके निर्लज्जा आ जाए तो भी उग्र हो जाएंगे, दो जग की आग लग जाए तो भी उग्र हो जाएंगे, क्रांतिकारी कहानी पढ़ के उग्र हो जाएंगे। और उग्र का हास हो तो भी उग्र हो जाते हैं, गल्पांजलि देख करके, है ना। तो रेशमी कपड़ा कोई नुकसान करते तो भी उग्र हो जाएंगे। और पंजाब की महारानी का कोई क्या करे, अपमान करे तो हम लोग उग्र हो जाएंगे। और साला आलम सोता रहे तो भी क्या होता है? व्यक्ति उग्र हो जाता है। अगले कहानीकार की बात करें, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। तो चंद्रकला 1929 में लिखी गई इनकी कहानी है। तो चंद्रगुप्त क्या करते हैं? चंद्रकला, चंद्रगुप्त चंद्रकला करते हैं, दोनों चंद्रकला करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके द्वारा लिखी गई कहानी है लीली 1934 में, सखी 1935 में, और शुक्ल की बीवी 1941 में। तो देखिए निराली कौन है? बोले लीली निराली है, सखी निराली है, और शुक्ल की बीवी बड़ी निराली है। तो लीली, सखी और शुक्ल की बीवी बड़ी निराली है। अगले कहानीकार हैं भगवती चरण वर्मा जी, इनके द्वारा लिखी गई कहानी है दो बांके 1936 में, इंस्टॉलमेंट और मुगलों ने सल्तनत भक्ति मोर्चा बंदी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए भगवती चरण ने क्या किया, बता रहे हैं कि दो बांके माने बाकी था क्या? इंस्टॉलमेंट। तो दो बाकी इंस्टॉलमेंट के लिए क्या किया? मुगलों को क्या कर दिया? मुगलों से मोर्चा बंदी कर लिया। तो भगवती चरण ने क्या किया? दो इंस्टॉलमेंट के लिए मुगलों से मोर्चा बंदी किया। तो भगवती से हो गया भगवती चरण वर्मा, दो से हो जाएगा दो बाकी, बाकी से हो गया दो बांके, इंस्टॉलमेंट से हो गया इंस्टॉलमेंट के लिए, मुगलों से मोर्चा बंदी, तो मुगलों से हो गया मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, और मोर्चा बंदी किया से हो जाएगा मोर्चा बंदी। इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। बात करें पांडे बचन शर्मा उग्र की कहानी, उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। किसने मान लिया भाई उग्र को पहला राजनीतिक कहानीकार? तो दुलारे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्यों? उसकी माँ कहानी के आधार पर इनको मान लिया कि पहले राजनीतिक कहानीकार कौन है? पांडे बचन शर्मा उग्र है। आगे देखिए उग्र की जो चिंगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो इसको भी दिमाग में रखें, चिंगारी थी, है ना, 1928 में लिखी गई थी, क्रांतिकारी विचारधारा था, इससे कारण अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। आगे निराला कृति, जिसका ना सखी जो कहानी है, सन 1945 में इस कहानी का शीर्षक यानी कि नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया चतुरी चमार नाम से इसका प्रकाशन हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी कहानियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम प्रेमचंद्र युग के सभी कहानीकार एवं उनकी कहानियों को ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।